सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में सही और बोध नाम से एआई फ्रेमवर्क की अभी घोषणा किसने की है? तो आंसर होगा हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो अभी आपको याद है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 चल रहा है। अभी 16 फरवरी को शुरू हुआ, 20 फरवरी तक ये चलने वाला है। कहां पर? नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। और वहीं पर हमारे अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा, उन्होंने 2 नेशनल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, एक सही और दूसरा है बोध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर सही की, जो बिल्कुल सही में सही है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया। तो आप कह सकते हो ये एक तरह की गाइडलाइंस है और इन्हें इसलिए बनाया गया है ताकि देश के हेल्थ केयर सिस्टम में एआई का सेफ और सही इस्तेमाल हो सके। मतलब हॉस्पिटल्स में एआई सिस्टम्स को लागू करने से पहले उसे इन्हीं गाइडलाइंस को ध्यान में रख करके चेक किया जाएगा कि वो सही है और सुरक्षित तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो दूसरा है वो है बोध। बोध का मतलब हो गया बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर एआई। इसे आईआईटी कानपुर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने मिलकर के तैयार किया। तो इस प्लेटफॉर्म का मकसद है एआई सिस्टम्स की सही तरीके से जांच करना। ये लोगों के हेल्थ डेटा की मदद से एआई मॉडल को परखेगा। मतलब लोगों के डेटा का इस्तेमाल एआई मॉडल को ज्यादा सटीक और बेहतर बनाने के लिए होगा। तो आप कह सकते हो ये दोनों मिलकर हेल्थ केयर में एआई के इस्तेमाल को और मजबूती देंगे। तो अभी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। कहां पर लॉन्च किया वो मैंने आपको बता दिया, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में, जिसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। अब एआई से संबंधित कुछ प्रश्न आपको रिवाइज करवाएं। पहले तो याद रखना एआई की फादर कहा जाता है जॉन मैकार्थी को और गॉडफादर ऑफ एआई जेफरी हिंटन को। चैट जीपीटी के निर्माता हैं ओपन एआई और इन्होंने 2025 के अंत तक नई दिल्ली में अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलने की घोषणा की थी। मलेशिया ने राइट बैंक लॉन्च किया, ये दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है। भारत हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हो गया, जिसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री हैं डेला, इनको नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश बना अल्बानिया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। महाराष्ट्र ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम ओएस एआई लॉन्च किया, ये भारत का पहला एआई आधारित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म है। ग्लोबल एआई शो का आयोजन हुआ अबू धाबी यूएई में। और अभी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को हम पढ़ ही रहे हैं, नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। और भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम है इंद्रजाल। भारत ने अपने पहले एआई इंडस्ट्री एसोसिएशन को लॉन्च किया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रेसिडेंट बने हैं विजय कलियंत्री। आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने आइला नाम से एक एआई सिस्टम बनाया। आइला मतलब हो गया आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत सरकार ने पहले प्रिसिजन गाइडेड वेपन जिसका नाम है हैमर, इसके निर्माण के लिए भी किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा फ्रांस। आपको बता दूं अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ये भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच अभी हैमर प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल के लिए भी समझौता हुआ है और इस मिसाइल को भारत में ही बनाया जाएगा। और ये समझौता हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी और फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी के बीच में। ये दोनों मिलकर के इसको बनाएंगे और दोनों की इसमें 50-50% की साझेदारी होगी। हैमर का मतलब हो गया हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो आप कह सकते हो ये एक स्मार्ट प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल है। प्रिसिजन का मतलब हो गया सटीक, गाइडेड मतलब जिसे हम गाइड कर सकते हैं। और कहां से कहां ये वार करती है? तो हवा से जमीन पर सटीकता से हमला करने में ये सक्षम है। ये विशेषकर राफेल और तेजस विमानों के लिए है। और ये हैमर मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की सीमा के भीतर मजबूत बंकरों और पहाड़ी लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। तो याद रखना ये हम किसके साथ मिलकर के इसको तैयार कर रहे हैं? तो फ्रांस के साथ। और कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, सेफ्रॉन कंपनी है। और भारत की तरफ से कौन सी कंपनी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अच्छा, इसी तरह से कुछ और वेपन्स की अगर हम बात करें, वेपन से संबंधित प्रश्न है, जैसे कि SIG 716 असोल्ट राइफल, ये हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। AK-203 राइफल हम रशिया से खरीद रहे हैं, इसका निर्माण भी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अमेठी में। उग्रम क्या है? स्वदेशी असोल्ट राइफल है, DRDO ने इसका निर्माण किया। ब्रह्मोस मिसाइल, ये भारत और रशिया ने मिलकर के इसको बनाया था, लेकिन हमने अब इसको बेचना भी शुरू कर दिया। एक तो हमने फिलीपींस को बेचा है और बाकी एक और कौन सा कंट्री है जो ब्रह्मोस को हमसे खरीद रहा है, ये आप लोग बताएंगे, आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। वशारोध, ये कम दूरी का हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है और समर 2 हमारा लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपो का आयोजन किया गया था पिछले साल जोधपुर में,
जब तरंग अभ्यास का आयोजन हुआ था ना राजस्थान और तमिलनाडु में, उस वक्त इसका आयोजन राजस्थान में इस एक्सपो का आयोजन हुआ था। हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय, ये हम अमेरिका से खरीदेंगे। उसके अलावा हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने मल्टी टारगेट एक्सप्लोजिव डिवाइस अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया। आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन ये तैयार किया था यूक्रेन ने। C-295 परिवहन विमान ये हम स्पेन से खरीद रहे हैं, स्पेन की एयरबस कंपनी से। और फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया ये भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है। मैंने आपसे ऊपर पूछा था, उसका ही उत्तर है यहाँ पे। भारत ने अपने T-72 युद्धक टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन खरीदने की घोषणा की। रशिया से खरीदेंगे, एक कंपनी है रशिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी, उससे। भारत ने इजराइल से हेरोन मार्क 2 ड्रोन खरीदने के लिए भी समझौता किया था। ठीक है, तो ये कुछ मिसाइल हो गए, कुछ वेपन्स हो गए, तो इसी से संबंधित प्रश्न थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भव्य भारत भूषण पुरस्कार किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा ईशा फाउंडेशन। तो ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव। अभी उन्होंने ही भव्य भारत भूषण पुरस्कार शुरू किया है। और इस नए राष्ट्र सम्मान का उद्देश्य है राष्ट्र सुरक्षा, विज्ञान, कला, खेल और सामुदायिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करना। हर साल दिया जाएगा। अच्छा, अभी 2026 का ये जो पहला संस्करण है ये किसे दिया गया? तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग लोग हैं। कुछ मैं आपको बताऊं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में इसरो के हेड एन नारायणन को, और स्पोर्ट्स में साइना नेहवाल को, जो बैडमिंटन से संबंध रखती है, रिटायरमेंट भी ले लिया अभी इन्होंने। कला और संस्कृति में एक है वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम, एक नृत्यांगना है अलारमेल वल्ली, एक इतिहासकार है विक्रम संपत। ठीक है, तो ये कुछ व्यक्ति हैं जिनको अभी पहला संस्करण इसका दिया गया। और ये पहला जो संस्करण है इसमें ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। कहां पर? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। अच्छा, एक प्रश्न बन सकता है, जग्गी वासुदेव जो ये ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। कब मिला था ये प्रश्न आ सकता है? तो 2017 में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और भाई साहब जी ने कौन सा पुरस्कार शुरू किया? नाम याद रखना, भव्य भारत भूषण पुरस्कार। अच्छा, इसी से मुझे याद आते हैं पद्म भूषण। अगर मैं आपसे पूछूं अभी 2026 में पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, बता पाओगे? तो याद रखना, पद्म भूषण की बात कर रहे हैं तो 13 लोगों को। वैसे अभी टोटल पद्म पुरस्कार दिए गए 131, रिवाइज कर लो, जिसमें से पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 13 है और पद्मश्री 113 है। तो पद्म विभूषण में आपको रिवाइज करवा देता हूं, जो 5 है वो किन किन को दिया गया? मरणोपरांत धर्मेंद्र को, और केटी थॉमस, एन राजम, ये एन राजम का नाम अभी हमने प्रश्न में भी पढ़ा था। भव्य भारत भूषण पुरस्कार भी इनको दिया गया। एक इसरो के अध्यक्ष एन नारायणन को दिया गया। ठीक है, और इसी तरह से एक मिलता जुलता उन्हीं से नाम है पी नारायणन, ये अलग है, इसरो के अध्यक्ष एन नारायणन है। ठीक है, और एक वीएस अच्युतानंद, मरणोपरांत इनको, ये 5 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण मिला। बाकी जो 13 लोग हैं जिनको पद्म भूषण मिला वो भी लिस्ट आपके सामने है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज कर लो। अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, पीयूष पांडे, शिबू सोरेन साहब, उदय कोटेक और विजय अमृतराज। बाकी 13 नाम ही आप ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी पद्मश्री 113 है ही सही। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में G4 ग्रुप जिसमें कौन कौन आते हैं? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील, अभी इनकी बैठक हुई। कहां पर हुई? तो आंसर होगा जर्मनी में। तो याद रखेंगे, अभी G4 ग्रुप की जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, कहां पर? म्यूनिक, जर्मनी में। G4 में कौन कौन से 4 देश आते हैं? ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान। और इसमें भारत की ओर से हमारे जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने हिस्सा लिया। और इस बैठक का आयोजन करने का उद्देश्य था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की मांग को तेज करना। मतलब इनका कहना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी और अस्थायी जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या में विस्तार होना चाहिए, क्योंकि जब से ये संस्था बनी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तब से इसमें स्थायी देशों की बात करें तो वो 5 हैं जिनके पास वीटो पावर है। आप जानते हो 5 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना और रशिया। और जो अस्थायी देश होते हैं वो 10 होते हैं जिनका कार्यकाल 2-2 साल का होता है। तो अब इनका कहना है कि जब से ये स्थापित हुई, जब से ये संस्था बनी है, तब से अभी तक यही सिस्टम चला आ रहा है और तब से अब तक बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो अब इनमें जो सदस्य देश हैं, चाहे वो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, इनमें विस्तार होना चाहिए। और इनका खास तौर पर कहना था विशेष रूप से कि जो स्थायी 5 देश है ना जिनके पास वीटो पावर है, वीटो पावर मना करने की शक्ति जिसे हम कहते हैं, मतलब कोई भी बिल अगर आता है, कोई भी बात अगर आती है
और 4 देश अगर एग्री हैं और एक ने मना कर दिया तो फिर वो मना ही होता है। जैसे कि कई बार रशिया इसमें बोला है कि भाई भारत को इसमें शामिल किया जाए, बाकी सभी एग्रीड है, लेकिन एक हमारा जो निकम्मा दुश्मन है चाइना, वो मना कर देता है और फिर कैंसिल हो जाता है प्लान। तो ये उनके पास वीटो पावर की शक्ति है। तो इनका कहना है कि भैया अब 5 बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, अब इसमें हमें भी शामिल करो, हम भी इस लायक हो चुके हैं। भारत हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ब्राजील हो गया। तो ये इनका कहना है। ठीक है, क्या कहना था मैंने आपको बता दिया। अब क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना। कुछ और सबमिट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, 2025 में जो G7 सबमिट हुआ था ना, कहां पर, कनाडा में हुआ था। अब 2026 में G7 सबमिट होगा फ्रांस में। उसी तरह से G20 समिट 2025 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, अब होगा अमेरिका में। ब्रिक्स समिट 2025 वाला हुआ था ब्राजील में, और अब होगा 18वां एडिशन इसका भारत में। IUCN की बैठक हुई थी 2025 में अबू धाबी में। आसियान समिट 2025 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। SCO समिट 2025 में चाइना में हुआ था। अब 2026 वाला ये होगा किर्गिस्तान में। उसके अलावा नाटो समिट 2025 में हेग नीदरलैंड में हुआ, और जो बिम्स्टेक समिट था ये थाईलैंड में हुआ था। अब अगला वाला बांग्लादेश में होगा, कोप 17। और ये हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की 17वां जो एडिशन है, कोप 17 जिसको बोलते हैं, ये अभी होगा अर्मानिया में, अर्मानिया के येरेवन में। और उसी तरह से पिछला वाला जो कोप 16 हुआ था 2024 में हुआ था, वो कोलंबिया में, कोलंबिया के केली में। उसी तरह से अगर कोप 30 की बात करें, जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, 2025 वाला 30वां संस्करण था, कोप 30 बोला उसको, वो ब्राजील के बेलम शहर में हुआ था। अब जो 2026 में कोप 31 होगा वो तुर्की के अंटालिया में होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। बाकी इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता 2025 और 2026 में कर रहा है UAE। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक स्थित पुराने प्रशासनिक केंद्रों को किस संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। तो आंसर होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम में बदलने की मंजूरी दे दी है। तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ये दोनों ब्रिटिश काल के बने थे और लंबे समय तक इंडियन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर रहे। नॉर्थ ब्लॉक में हमारा पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री काम करता था, और साउथ ब्लॉक में PMO ऑफिस था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर काम करते थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा कि अब इनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। जो PMO है उसको जिस बिल्डिंग में हमने शिफ्ट किया उसको नाम दिया क्या, सेवा तीर्थ। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था। तो अब ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक खाली हो गया, तो अब इस बिल्डिंग को हम म्यूजियम के रूप में इस्तेमाल करेंगे, जिसका हम नाम रख रहे हैं युगे युगीन भारत म्यूजियम। और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम कह सकते हैं ये पेरिस का जो लवरे म्यूजियम है उसको पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बन जाएगा। मतलब इसका एरिया की अगर बात करोगे कितना बड़ा है, तो एरिया में बात करेंगे तो 1.55 लाख मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। इसमें लगभग 30 गैलरीज होंगी, जिनमें भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता की 80,000 से 1 लाख कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएगी। और भारत के इस म्यूजियम को विकसित करने के लिए फ्रांस इसमें हमारा सहयोग कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे म्यूजियम से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा दूं। अगर पूछे पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय ये कहां पर बनेगा, तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले के आदिच नल्लूर में। उत्तर भारत का अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ये भारत में बनेगा नई दिल्ली में, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, इसी की हमने आज बात करी है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया था, स्पार्क। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। और भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम ये खुलेगा तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापूजा में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय खुलेगा गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया मसूरी उत्तराखंड में। और भारत के पहले खुले संग्रहालय जिसका नाम है शहीदी पार्क, इसका उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में। और इंटरनेशनल म्यूजियम डे होता है 18 मई को। ठीक है, तो ये म्यूजियम से बनने वाले कुछ प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश ने मैसेजिंग ऐप
व्हाट्सएप को ब्लॉक करने का आदेश दिया? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी रशिया ने व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इससे वहां के 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स प्रभावित होंगे। तो ये निर्णय मेटा द्वारा रूसी कानूनों का पालन न करने और डेटा को देश में स्टोर करने से इनकार करने के कारण लिया गया है। तो इसके बाद अब रशिया अपने खुद का जो उसका मैक्स ऐप है उसका प्रचार कर रहा है कि लोग अब व्हाट्सएप को छोड़ करके इसको ज्वाइन करें। वैसे रशिया ने इससे पहले टेलीग्राम पर भी कई पाबंदियां लगाई हैं, उसको भी बैन किया है। और इससे पहले 2022 में यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी ब्लॉक कर चुका है रशिया। और आप जानते हो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अब ये व्हाट्सएप हो गया, ये सब एक ही कंपनी के हैं, मेटा जिसका नाम है, और ये अमेरिका की कंपनी है। अब मैं आपको रशिया ले चलता हूँ। ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल मॉस्को होती है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन, रशिया की संसद का नाम है ड्यूमा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बायो एशिया 2026 का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। बायो एशिया ये तेलंगाना सरकार के द्वारा आयोजित एशिया का सबसे प्रमुख वार्षिक जीवन विज्ञान यानी कि बायो साइंस और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी सम्मेलन और प्रदर्शनी है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजी किस तरह चिकित्सा को बदल रही है। अभी 2026 में इसका 23वां संस्करण हुआ 17 और 18 फरवरी को। कहां पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। थीम भी थी टेक बायो अनलीस्ड, एआई, ऑटोमेशन एंड द बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। इतना सा याद रख लो, टेक बायो अनलीस्ड, ये इसकी थीम है। तो इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या रहा? भविष्य के लिए तेजी से बेहतर और अधिक किफायती दवाएं बनाने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकी यानी कि एआई को जीव विज्ञान के साथ जोड़ना। तो सिंपल सा याद रखो आप। तो बायो एशिया 2026 का भी आयोजन हुआ कहां पर? हैदराबाद में। 23वां संस्करण था। थीम मैंने आपको बता दी टेक बायो अनलीस्ड। अब जैसे इसका आयोजन हुआ हैदराबाद में, मैं आपको हैदराबाद से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो आपको रिवाइज कराता हूं। पहले तो याद रखना, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। और अगर पूछे कि भारत के किस शहर में राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी मुख्य ढांचा ये बनाया जाएगा, तो हैदराबाद में ही बनेगा। और कौन बना रहा है राफेल आपको बताइए? फ्रांस की एक कंपनी है, डसोल्ट एविएशन कंपनी। और इसे भारत में बनाने के लिए इसने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ समझौता किया है। प्रसिद्ध 7 शिखरों पर, जो 7 हमारे महाद्वीप है उनकी सबसे ऊंची चोटियां हैं, उन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने थे हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय। हैदराबाद का एक सरकारी अस्पताल है जिसमें एक एआई टूल लॉन्च किया गया जिसकी मदद से बिना सुई लगाए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। इस एआई टूल का नाम है अमृत स्वस्थ भारत। गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां पर लॉन्च किया था? हैदराबाद में। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट कौन शुरू करेगा? अनंत टेक्नोलॉजी, हैदराबाद की कंपनी है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहां पर खोला गया? हैदराबाद में। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहां पर शुरू हुई? हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में। और हैदराबाद में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया था। निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया गया था हैदराबाद में। और एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 हुआ था अभी बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में ही। थीम थी इंडियन एविएशन बिल्डिंग द फ्यूचर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, हैदराबाद से ही है सारे प्रश्न। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहां पर हुआ? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 की। अभी 13 और 14 फरवरी को यह हुआ कहां पर? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। इसका उद्घाटन किया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने। तो ये भारत में विश्व बैंक सहायता से चल रही बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के अंतर्गत आयोजित होने वाला एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। ये सम्मेलन बांधों के रखरखाव में देरी से होने वाली विफलता को रोकने, नए डिजाइन तकनीकों को साझा करने और बांध से जुड़े समुदायों की सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सम्मेलन जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन। याद रखना भी कहां पर हुआ? ये बेंगलुरु में हुआ। चलो इसी तरह से कुछ और सम्मेलन समिट्स में आपको रिवाइज कराऊं। एक हमने पढ़ा था 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट, ये हुआ था उज्बेकिस्तान में। ये प्रश्न आया भी था एग्जाम में। नाटो समिट 2025 हेग नीदरलैंड में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में। शहरी स्थानीय निकायों का प्रथम राष्ट्र सम्मेलन मानेसर गुरुग्राम में। एशियाई राज्यों की 23वीं रासायनिक हथियार निषेध संगठन की क्षेत्रीय बैठक नई दिल्ली में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक रांची झारखंड में। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन ये हुआ था
विशाखापत्तनम में। सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्र सम्मेलन हुआ भुवनेश्वर में। समुद्री वित्त शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज तुर्कमेनिस्तान के अवाजा में। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 ये हुआ था जेनेवा में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अफ्रीकी संघ का अभी 39 नंबर का शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा इथोपिया में। तो अफ्रीकन यूनियन की 39 नंबर की अभी सबमिट हुई, बैठक हुई कहां पर? एडिस अबाबा, इथोपिया में। इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा, वहीं पर इसका अभी बैठक हुआ। 39 नंबर का ये बैठक है और इस समिट का उद्देश्य है अफ्रीकन देशों के बीच यूनिटी, पीस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और वाटर हाइजीन जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर सहयोग को मजबूत करना। तो शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से पानी की सेफ्टी, क्लीनलीनेस, पीस और सिक्योरिटी पर चर्चा की गई। अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य है अफ्रीकी देशों के बीच यूनिटी, कोऑपरेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना तथा ग्लोबल लेवल पर महाद्वीप के हितों की रक्षा करना। इसकी स्थापना हुई थी सन 2002 में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के स्थान पर सदस्य देश 55 है। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा एडिस अबाबा, इथोपिया में। अभी 2023 में ये G20 के परमानेंट मेंबर भी बना था। आपको याद होगा जब भारत ने G20 को होस्ट किया था, 2023 की बात है। तो G20 का मेंबर अब बन चुका है अफ्रीकन यूनियन, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 700 T20 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा राशिद खान। तो अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 जो चल रहा है उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात के खिलाफ खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा, ये 700वां विकेट उन्होंने किनका लिया? मोहम्मद अरफान का, जो कि UAE के ही प्लेयर है। उन्होंने 518 मैचों में ये कारनामा किया है और इस तरह से वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रेवो उनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया, या यूं कहूं कि 631 विकेट के साथ वो दूसरे स्थान पे आ गए हैं। और आपको बताइए T20 वर्ल्ड कप 2026 10वां एडिशन इसका चल रहा है। भारत श्रीलंका मिलकर के इसको होस्ट कर रहे हैं। इसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी का ड्राफ्ट और अप्रूवल देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। फिर पूछा था, अभी किसने भारत विस्तार AI टूल को लॉन्च किया? हमारे जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने। फिर पूछा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया स्मृति मंदाना को। और किस देश के वैली ऑफ द किंग्स की कब्रों पर तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए? मिस्र, इजिप्ट। IIT बॉम्बे ने किसके साथ सेंटर ऑफ AI मैन्युफैक्चरिंग के लिए समझौता किया? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया प्रसन्ना कुमार को। और अभी किसे बेलिंडा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया? एनाबेल सदरलैंड को। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका में टॉप पर रहा भारत। और आखिरी प्रश्न था, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया 17 फरवरी को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अभी किसे देश का सर्वोच्च शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? आप सबको पता है, आंसर होगा शुभांशु शुक्ला। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न,